हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में आए प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, बीईओ, स्टेट एसआई जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई, पीआरएसआई या फिर सीटेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में प्रयुक्त न्याय निम्नलिखित को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसके अलावा आय व अवसरों की असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी की कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं फरुखुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। नीलम रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, आर्थिक और समाजवादी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अन्य देशों के साथ संबंध। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्नगत नीति निर्देशक सिद्धांतों संबंधी अनुच्छेद निम्न है। आर्टिकल 39, इसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और बस्तियों का संरक्षण है। आर्टिकल 48A, ये पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 51, अन्य देशों के साथ संबंध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानी जेल सिंह, कर्णी सिंह, V.K. कृष्ण मेनन, सरदार स्वर्ण सिंह। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी, उसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। इस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया। यह रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह, आपके ऑप्शंस हैं मादक द्रव्यों से सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे, गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। भारतीय संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 48 में राज्य कृषि और पशुपालक को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 47 मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाना से संबंधित है। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधों में कर्मकारों को भाग लेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है। आपके
ऑप्शन है 12, 13, 14, 15 और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919 और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, प्रांतों में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन, वैधानिक आयोग का गठन, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वे कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर भी वे संविधान के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मांगलकर, कस्तूरभाई लालाभाई, अमृतालाल और गोविंद दास और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक, फिर भी वे संविधान के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुसूची 6, अनुसूची 5वीं, अनुसूची 8वीं, अनुसूची 4थी और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेड्यूल 4 यानी कि अनुसूची 4। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 6 यानी कि अनुसूची 6, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। अनुसूची 5 में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस तरह हमारे यहाँ राइट आंसर होता है अनुसूची 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949 और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? आपके ऑप्शंस हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CGA या लोकायुक्त और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संक्षिप्त नाम कैग है। यह भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकार है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय रेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा की भी मुखिया होता है। सीजीए का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार की बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी, दोनों में से कोई नहीं। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और बी दोनों। आर्टिकल 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारतीय सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे ही बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट पर चर्चा की जाती है तथा लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं संविधान के आर्टिकल 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? आपके ऑप्शंस हैं अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसको सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रख मान लिया जाता है। इसे सभा की उस दिन की अधिकृत कार्यवाही वृत्तांत में छपा जाता है। लिखित उत्तर के लिए केवल 230 प्रश्नों की सूचीबंदी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के आर्टिकल 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। धातव्य है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं विशेषाधिकार मत, विशेषाधिकार प्रस्ताव, मतदान करना, अधिमत। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मतदान करना। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में किसी मुद्दे पर अगर सदन सामान्य रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। इसका तात्पर्य गतिविरोध को समाप्त करना है। इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को मतदान करना कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं तारांकित प्रश्न,
गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तारांकित प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। आपका ऑप्शंस है केवल ए और बी दोनों, केवल बी, ए और बी दोनों ही नहीं। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और बी दोनों। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सत्य है राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है तथा राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। आर्टिकल 356 के अनुसार ये थे यूपीएसआई में आए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर, जो कि आने वाले यूपीएसआई, एमपीएसआई, दिल्ली एसआई और बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।